मिला है, यह हमारे लिए बहुत गौरव की बात है, हमारे लिए बहुत बड़ा सम्मान है। प्रधानमंत्री जी ने, उनका संसदीय क्षेत्र भी है, यह है यहाँ पर बनारस में, तो उन्होंने जो यह सम्मान हमको दिया, वो अच्छे अच्छे कलाकारों के देख कर उन्होंने ये सम्मान दिया, क्योंकि हमारी जो साधना तपस्या, इतना दिन से हम सितार बजा रहे हैं, तो इतना दिन से जो हम सितार बजा रहे हैं, वो साधना हमारी पूर्ण होगी, जो कि ये सम्मान हमको मिला है। और आगे कलाकारों को भी यह सम्मान और मिले, कलाकार भी उस तरह से रियाज करें, अपना साधना करें, तो उनको भी ये सम्मान मिले। हमारे लिए यही गौरव की बात है, और हम भारत को, राष्ट्रपति जी को, प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद दे रहे हैं कि जो ये हमको सम्मान दिया पद्मश्री। मम्मी नहीं कहा, या पापा और पिताजी या माताजी नहीं कहा, लेकिन स्वर से हमने शुरुआत की। I had felt in love with Indian music since the 70s, very, very much. It was really a great love for this music. And I had started studying it with Pandit Ravi Shankar, with some very great musicians. पंडित शिवनाथ मिश्र कला संगीत। नमस्कार, एक बार पुनः स्वागत है हमारे इस विशेष कार्यक्रम में। विभिन्न क्षेत्र के विभिन्न कला और साहित्य से जुड़े लोगों को आप तक पहुंचा रहे हैं। आज की इस विशेष श्रृंखला में हमसे जुड़ रहे एक खास अतिथि। हम बनारस आए हैं और बनारस में भी समृद्ध परंपरा के वाहक रहे पंडित जी, गुरु जी से मिलने, शिवनाथ मिश्र जी से नमस्कार, प्रणाम। नमस्कार। और ये पीढ़ियों का संगम है, एक पीढ़ी नहीं, दो नहीं, तीन पीढ़ियां हमारे साथ हैं। वो कहते हैं कि वृक्ष इसलिए अपनी छाया देते हैं ताकि लोगों को सुकून मिल सके, शांति मिल सके, छाया मिल सके। नदियाँ अपना जल इसलिए देती हैं ताकि हम अपनी प्यास बुझा सकें। और संगीत शायद हमें इसलिए जोड़ता है कि हम लोगों में मानवता और प्रेम का संदेश दे सकें। आज इसी मानवता और संदेश को गुनगुनाने आपके बीच हम ला रहे हैं खास अतिथि को, और हम बनारस घराने के इस विशेष अतिथि से, गुरु जी से आपकी मुलाकात भी करवाएंगे। और सिर्फ एक पीढ़ी नहीं, 3 पीढ़ियों के साथ हम जुड़ेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि पद्मश्री सम्मान के जरिए उन्होंने इस देश में और इस देश के लोगों को, खासतौर से संगीत प्रेमियों को, किस तरह का संदेश दिया है, किस तरह की उपलब्धियों को, इन संघर्षों को इन्होंने कैसे जिया है, उस पर भी हम चर्चा करेंगे और संगीत की कुछ बारीकियों को समझने की कोशिश करेंगे। हालांकि बहुत बातचीत नहीं होगी, लेकिन हमारे साथ और भी लोग जुड़ रहे हैं। देवव्रत जी जुड़ रहे हैं, साथ में कृष्णा जी जुड़ रहे हैं। ये 3 पीढ़ियां एक साथ हमारे साथ जुड़ रही हैं, जिसमें हम इस बनारस की समृद्ध परंपरा की चर्चा करेंगे और ख़ासतौर से
जो विशेष उपलब्धि इनको मिली है पद्मश्री के लिए, सितार वादन के लिए, और सितार वादन को भी खास शैली में प्रस्तुत करने के लिए, गायन की शैली में प्रस्तुत करने के लिए, इस विशेष और सराहनीय कार्य के लिए गुरु जी का मैं अभिनंदन करती हूँ, इनका चरण स्पर्श करती हूँ और इसके साथ ही कार्यक्रम की शुरुआत करती हूँ और अनुरोध करती हूँ कि आप अपनी शुरुआत में कुछ प्रस्तुत करें हमारे दर्शकों के लिए और फिर हम कार्यक्रम को विधिवत आगे तो बढ़ाएं। मैं आपके सामने जी मतलब राग पीलू में प्रस्तुत कर रहा हूँ, राग मिश्र पीलू, जो कि ये बहुत प्राचीन राग है और ठुमरी से संबंधित राग है। ऐसे तो बहुत राग हैं ठुमरी के, जैसे खमाज है, भैरवी है, राग देश है, पीलू है, ये सब राग ठुमरी में आता है। जी तिलंग है। अभी हम पीलू में थोड़ा सा दिखाएंगे। मन को आह्लादित करने वाला ये संगीत, बहुत सुंदर प्रस्तुति। कहते हैं कि बनारस सिर्फ अपनी गंगा जमुनी तहजीब के लिए ही नहीं जानी जाती, बल्कि अपनी समृद्ध कला, संस्कृति और घरानों के लिए भी जानी जाती है। आज हम एक विशेष अतिथि से मिल रहे हैं जो न सिर्फ सितार के क्षेत्र में बल्कि गायन के क्षेत्र में भी इन्होंने अपना नाम लहराया है। तो मैं थोड़ा सा आपसे पंडित जी से जानने की कोशिश करूंगी कि आपने सितार वादन को चुना,
सितार वादन आपकी एक पारंपरिक कला रही है, आप एक ऐसे पारिवारिक पृष्ठभूमि से आते हैं जहाँ पे ज़्यादातर लोग इससे जुड़े रहे, गायन से, वादन से। आपने सितार को ही क्यों चुना? ऐसी क्या खासियत रही? ये हमारे चाचा जी ने हमको सितार, पहले हम गायन गाते थे, गायन में थे, तो गायन में हम बहुत अच्छा नहीं हमारा था, तो चाचा जी ने बोले कि बेटा तुम सितार बजाओ, तो हम सितार फिर शुरू किए। तो फिर सितार में पहले हमारा मन नहीं लगता था, बाद में फिर धीरे धीरे हम जब बजाने लगे तो फिर उसमें ज़्यादा हमको रुचि होने लगा। फिर हम बहुत रियाज करते थे, सुबह जब समय मिलता रहा, शाम को जब समय मिलता रहा, रात में जब समय मिलता रहा, तो हम उसको करके बहुत रियाज करते थे। तो ये हमको सितार जो है हमको बहुत प्रिय लगा और इसीलिए हम सितार को चुने अपना। आपके गुरुजी कौन रहे? हमारे गुरुजी हमारे चाचा जी पंडित महादेव प्रसाद मिश्रा, जो कि हमारे गुरुजी थे, तो हमको बहुत प्यार करते थे। और जब वो गायन करते थे तो हम सितार लेके बैठते थे, तो जो गायन में वो जो चीज़ बजाते थे, कहते थे, उसको हम सितार में निकालते थे। तो हमारा वो गायकी स्टाइल था। उसके साथ साथ हमारे चाचा जी जो हैं ठुमरी भी गाते थे, तो जैसे हमने बजाया अभी ठुमरी, तो जब कोई कहान बोलते रहे तो उसमें हम उसको सितार पर निकालते थे। तो इस तरह से ये रहा। कहते हैं कि आज बहुत सारे घराने विलुप्त हो रहे हैं या फिर वो खत्म होने की कगार पे हैं, लेकिन पंडित जी ने अपनी कई सारे मुझे लगता है कई देशों में इनका इतना फैलाव है, इतने इनके शिष्य हैं और इतनी इनकी पहचान है अपनी कर्तव्यनिष्ठा से, अपने काम से, ये बहुत पॉपुलर हैं, लोकप्रिय हैं। विदेशों में जो जिस तरह का काम आप कर रहे हैं, आपने किया है, वो जुड़ाव कैसे रहा? भारत से निकल के दूसरे देश जाना और वहाँ विदेशों में हम जाते थे, वहाँ पर तो पहले शुरू में लोग बहुत संगीत को बहुत कम समझते थे, हमारे शास्त्रीय संगीत को, क्योंकि विदेशों में वहाँ का संगीत वो लोग ज़्यादा अपना अच्छा समझते थे। मगर जब हम शुरू में जाते थे तो हम लोग अपना बजाते थे, धीरे धीरे करके उन लोगों को हमारा जो संगीत अच्छा लगा और उसके बाद वो ज़्यादा रुचि करने लगे। बहुत से शिष्य वहाँ पर भी हमारे हुए जो विदेशों में सुनकर, हमारा सितार सुनकर फिर हमसे सितार भी सीखने लगे। तो विदेशों से भी हमारा बहुत लगाव था, अभी भी हमारा लगाव है विदेशों से, और हमारे विदेशों में बहुत शिष्य हैं जो कि इस समय वहाँ पर सितार बजाकर अपना जीविकापार्जन भी कर रहे हैं। आपने गायन और संगीत वादन दोनों को मिलाकर मिश्रित करके एक खास तरह की शैली विकसित की है। वादन, सितार वादन को जो है उसको मिलाकर हम बजाते हैं, और साथ साथ ठुमरी अंग भी हमारा है। जी जी। तो हमारा जो ख्याल और ठुमरी अंग हमारा सितार का प्रिय चीज। तो हमारे दर्शकों को कुछ थोड़ा बजाकर दिखाएं कि वो जो आपने नया स्टाइल एक क्रिएट किया है गायन और वादन दोनों को मिलाकर। अच्छा। थोड़ा सा जैसे हम कोई राग बजाते हैं जी, तो हमारे शास्त्रीय गायन में आ जाता है, शास्त्रीय उसको हम लोग बोलते हैं, तो उसको हम सितार में बजा रहे हैं। जैसे वो गायन में भी होता है, सितार में भी होता है और इंस्ट्रूमेंट में भी होता है। जैसे राग यमन है, राग भोपाली है। जो आपको राग हम सुना रहे हैं, एक राग दे रहे हैं, सारे गा पा धा सा गा पा गा रे धा सा रे गा रे गा पा गा पा रे गा सा रे गा रे सा। ये राग भोपाली है। सारे गा पा धा धा सा पा धा सा रे गा रे सा धा पा गा पा धा सा धा पा गा रे गा सा रे गा पा गा धा पा गा रे गा रे सा। ये हमारे शास्त्रीय संगीत में आता है यह राग।
और ठुमरी तो अभी हमने बजाया है राग पीलू में। तो यह शास्त्रीय गायन वादन सभी में ही राग चलता है। ऐसे बहुत राग है, राग दरबारी है, राग मालकोस है, मारू बिहाग है। अब एक मैं चाहूँगा जी। इसके लिए, जैसे गायकी अंग क्या है उसको मैं डिस्क्राइब करूँगा। जैसे जी। मैं कुछ गा रहा हूँ जी और पिताजी उसको फॉलो करेंगे। जैसे दादाजी गाते थे, अब ना बजावो श्याम, एरी अब ना बजावो, अब ना बजावो श्याम रे, बसुरिया 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 बसुरिया, अब ना बजावो श्याम, व्याकुल भई रे व्याकुल व्याकुल भई, अब ना बजावो श्याम। ये खमाज में है, तो ये बनारस में ये ठुमरी, ये ठुमरी पूरा ठुमरी अंग है। ठुमरी है। अब इस ठुमरी होता क्या था कि इसको अब ना बजाओ श्याम, इसको आप बोल बनाओ कि ठुमरी होती। आप 2 घंटे तक अब ना बजाओ, अब किसी तरह इसको कई उसको तरह से भाव की तरह, हाँ, भाव प्रदर्शन। जी। तो ये डिस्क्राइब है ठुमरी का, और इसको करने के लिए बहुत जो अभ्यास की जरूरत है, क्योंकि आप फास्ट बजा लेंगे जी या हम फास्ट बजा सकते हैं, लेकिन जब कोई चीज को स्लो बजाना हो, किसी चीज इसको को गंभीरता से बजाना हो, वो जल्दी नहीं करना है इसमें। तब ये ठहराव जिसको बोलते हैं, इसको बहुत ठहराव करके बजाते हैं। अब ना बजाओ ना बजाओ, अब ना बजाओ श्याम। वाह, क्या बात है। कहते हैं जब हम सालों के समर्पण और सालों के परिश्रम के बाद जब निखरते हैं तो संगीत के रूप में सामने आते हैं। हम देख रहे हैं देवव्रत जी जैसा गा रहे हैं और पंडित जी जैसा सुना रहे हैं। ये दोनों की जो जुगलबंदी है वो अद्भुत है। उसकी तुलना हम शब्दों में नहीं कर सकते, बयां भी नहीं कर सकते। संगीत कहते हैं कि रुग्ण अवस्था से भी आपको स्वस्थ अवस्था में ले जाता है। संगीत व्यक्ति को व्यक्ति से जोड़ता है। संगीत पशु को इंसान बनाता है और इंसान में प्रेम पैदा करता है। हम देवव्रत जी की तरफ आएंगे और उनसे भी कुछ पूछेंगे, जो कि पंडित जी से भी बातचीत हो रही है, साथ साथ उनसे भी हम कुछ सवाल लेंगे और फिर हम इन तक भी पहुंचेंगे। देवव्रत जी अपने पिताजी की जो परंपरा है, एक समृद्ध विरासत है, उस विरासत को बहुत दूर तक ले जा रहे हैं। मुझे लगता है अगली पीढ़ी के हैं और छुटपन से जब ये छोटे थे तब से ये संगीत सीख रहे हैं, सितार बजा रहे हैं और पिताजी के साथ जुगलबंदी में ये लगातार परफॉर्म भी करते रहे हैं। तो ये कैसा अनुभव रहा देवव्रत जी? क्या ये सोचा था क्योंकि संगीत में है तो आपको भी आना है? क्या एक पारिवारिक दबाव था या फिर आपकी खुद की चॉइस थी कि नहीं मुझे आना है? नहीं, मैंने बहुत लोगों का सुना है जो यंगस्टर्स हैं, जो एक प्रसिद्ध पिता के जो पुत्र हैं, उन लोगों की बातें सुनी है। तो उन लोगों ने, कई लोगों ने कहा है कि मुझे पिताजी ने संगीत दे दिया और मुझे करना था। तो कभी कभी उनको लगता था कि बाय प्रेशर हो रहा है, लेकिन हमें ऐसा कभी अनुभूति नहीं हुआ। क्योंकि जब मैं लोग कहते हैं कि जब मैं पैदा हुआ तो मेरे कानों में रोज पिताजी सारे गामा पधा निशा रोज प्रतिदिन करते थे। क्या बात? तो जब मुझे बोलना था पिताजी या माताजी बुलाना था, तो
तो मैं सा रे ग म ये सब शब्द कहता था। लोग माता जी मेरी बताती थी कि तुमने कभी पापा मम्मी नहीं कहा या पापा और पिताजी या माताजी नहीं कहा, लेकिन स्वर से तुमने शुरुआत की। तो मुझे कब संगीत मेरे अंदर आ जहन में गया, उतर गया। मुझे पता नहीं, लेकिन हाँ ये था कि मैं कभी ये चाहता था कि मैं बचपन में, बच्चों की ख्वाहिश होती है कि मैं डॉक्टर बनूं या इंजीनियर बनूं, तो एक चाह थी कि मैं वो करूं, वो बनूं। लेकिन फिर बाद में मुझे ये लगा कि जब मैं पिताजी का सितार सुनने लगा तो मुझे इनके सितार में सब मिलने लगा। मुझे ये लगा कि ये खुद ही डॉक्टर है, ये हजारों लोगों को बैठ के संगीत सुना रहे हैं और हजारों लोग आनंदित हो रहे हैं। उसमें कई डॉक्टर भी बैठे हुए हैं, कोई इंजीनियर्स भी बैठे हुए हैं, और वो आके पिताजी को कह रहे हैं कि पंडित जी ने आज मेरा दिन अच्छा कर दिया। तो संगीत में वो जादू है और इनके कला में। तो मुझे ये लगा कि मैं इनकी परंपरा को आगे बढ़ाऊं। आप जिस लेगेसी को आगे बढ़ा रहे हैं, जिस समृद्ध परंपरा को आगे ले जा रहे हैं, क्या लगता है कि युवा इससे जुड़ पा रहे हैं? आई मीन कुछ चीजें ऐसी आपको लगता है कि कहीं वो एक जुड़ाव बन पा रहे हैं? देखिए, लोग आज जिस तरह से वितृष्णा पैदा हो गई है संगीत को लेकर, कला को लेकर युवाओं में, तो क्या लगता है आपको? नहीं, देखिए कुछ लोग करना चाह रहे हैं। आज हमारे पिताजी के कई शिष्य हैं पूरी दुनिया में, लगभग 4 से 5 हज़ार शिष्य होंगे पूरी दुनिया में। लोग करना चाह रहे हैं। हाँ, ये लोगों के मन में ये भाव उत्पन्न कभी कभी हो जाता है कि देखिए, संगीत से हम आय नहीं कर सकते। देखिए, आज हर कोई ये चाहता है कि हमें एक पक्की नौकरी मिल जाए या हमें एक सुनिश्चित जीवन मेरा हो जाए। और कलाकार एक कलाकार का जीवन जो है वो सदैव से कुछ करने का जीवन है। मतलब जब से वो कला, संगीत, सितार अपने हाथ में लिए हैं पिताजी, और अभी तक वो कुछ नई नई खोज कर ही रहे हैं। उसमें ये नहीं कि हमने एक लाइफ सेट कर दी, इसको करने की ज़रूरत है। तो ऐसे बहुत लोग हैं जो रिटायरमेंट के बाद आते हैं, कहते हैं कि मेरा जीवन था कि सितार सीखने के लिए। तो उनकी एज 62 है, अब वो सितार शुरू कर रहे हैं। आकांक्षा, तो, हाँ, आकांक्षा बहुत है उनके, अभिलाषा। तो अभी क्या है कि युवा वर्ग, बहुत से ऐसे IIT के बच्चे आ रहे हैं हमारे पास सीखने के लिए, IIT करके आ रहे हैं। वो कह रहे हैं कि गुरुजी, मतलब पढ़ तो लिया हूँ, सब कुछ जानकारी हो रही है, लेकिन मैं अपने को खोज नहीं पा रहा हूँ, मैं कौन हूँ, और वो मुझे संगीत में मिल रहा है। क्या बात। तो ऐसे बच्चे भी हैं। तो इसको कैसे प्रेजेंट करना है? अभी माननीय प्रधानमंत्री जी ने पिताजी को 2022 भारत सरकार ने 2022 पिताजी को पद्मश्री से नवाजा है और उनको ये अवार्ड दिया है, पुरस्कार दिया है। उससे बनारस में मुझे लगता है कि एक नई उमंग सितार के लिए, क्योंकि गायन में तो पद्म अलंकरण मिला था, तबले में मिला था, नृत्य में मिला, लेकिन सितार में नहीं मिला। ये अभिनव प्रयोग है। हाँ, और इसके बाद से एक नई, लोगों में हमारे पास कई बार फोन आ रहे हैं और कई स्कूलों से फोन आ रहे हैं कि सर, हम अपने बच्चों को सितार सिखाना चाह रहे हैं और आप किसी अच्छे टीचर को बताइए, क्योंकि हम एक नया क्लास शुरू करना चाह रहे हैं सितार का। ये इसके लिए एक बढ़िया संदेश गया है। ये अच्छा संदेश गया है, अच्छा संदेश, क्योंकि जो एक हो रहा था कि संगीत एक तरह से बनारस में सितार के प्रति या और चीज़ों के प्रति, तो इस तरह के पुरस्कार एक्चुअली होते क्या है कि कलाकारों का भी मन इसमें प्रबल करता है और साथ में जो बच्चे हैं, नए बच्चे हैं, उनको प्रेरणा देता है कि ऐसा होने से अगर आप जीवन में कुछ करते हैं। 80 वर्ष की उम्र में पिताजी को ये अवार्ड मिला, तो अगर आप जीवन में कुछ करते हैं तो आपको जरूर निश्चित इसका प्रतिफल मिलेगा। बहुत सुंदर। देवव्रत जी ने बहुत अच्छी बात कही कि जब हम कर्म करते हैं तो फल निश्चित ही मिलता है, लेकिन हमें इसकी चिंता नहीं करनी चाहिए, जैसे कि हमारी गीता भी कहती है। पंडित जी, आपसे एक सवाल है। आपने ताउम्र संगीत को दिया, सितार को दिया, सितार ने आपको समय दिया, आपने उसको, आप दोनों एक दूसरे में ऐसे रमे हैं जैसे अंतरात्मा, मन और आत्मा। कुछ ऐसा बाकी रह गया? ऐसा लगता है कि कुछ और करना शेष है? अभी भी जो है, अभी रियाज अपना करते हैं, क्योंकि अभी हम सोचते हैं कि हमारे लिए संगीत
बहुत बड़ा है। अभी हमको और बजाना है और उसको आगे बढ़ाना है, एक नया चीज़ उसमें और उसमें करना है। तो हम संगीत को अपना, अभी हम रिटायरमेंट भी हो गए हैं, मगर अपना रियाज करते हैं, संगीत को साधना अपना करते हैं और उसमें से नई तरह से अपना उसमें टेक्निक अपना बजाते हैं और शिष्यों लोगों को भी हम सिखाते हैं, एक नया उनको आयाम देते हैं। तो अभी जो है हमको संगीत, अभी हमको जब तक हम रहेंगे तब तक हम संगीत को आगे बढ़ाते रहेंगे। अंतिम क्षण तक संगीत आपकी सांसों में रहेगी। बहुत सुंदर। इस तीसरी पीढ़ी की तरफ चलते हैं, कृष्णा की तरफ। कृष्णा प्रपौत्र हैं पंडित जी के। और कृष्णा, स्वागत है इस कार्यक्रम में आपका। आप सबसे छोटे हैं और अभी सितार वादन भी सीख रहे हैं पिताजी से, दादाजी से। एक दबाव है, पारिवारिक लेगेसी, फैमिली लेगेसी को आगे लेकर बढ़ना है। आप जब बड़े हो रहे होंगे, लोग आपसे अपेक्षाएं रखेंगे कि चूंकि दादाजी इस घराने से हैं, पिताजी बहुत अच्छा वादन करते हैं, तो आपसे भी उम्मीदें बढ़ जाती हैं। ऐसी उम्र में जब बच्चे फुटबॉल खेल रहे हैं, स्पोर्ट्स खेल रहे हैं और बहुत सारा टाइम अपने सोशल मीडिया पे दे रहे हैं, आपको क्यों लगता है कि आपको संगीत नहीं आना चाहिए था और मज़ा क्यों आ रहा है? देखिए, मतलब बचपन से ही मतलब दादाजी ने स्टार्ट कर दिया, सितार पकड़वाया और बताया ऐसे इसको बजाना है और लाइफ टाइम तक। तो स्टार्टिंग में थोड़ा टफ लगता था, मन नहीं करता था कि उंगली कट जाती थी, ये हो जाता था। तो बाद में फिर दादाजी ने और थोड़ा फोकस किया और मैंने भी थोड़ा सा, दादाजी वैसे स्टार्टिंग से ही पूरा फोकस करते रहे और मैंने थोड़ा सा टाइम दिया उसको, फिर देखा कैसे होता है, कैसे बजाते हैं। तो उसके बाद फिर धीरे धीरे करके उसमें इंटरेस्ट आने लगा। हाँ, हालांकि स्पोर्ट्स भी कभी कभी करते हैं, लेकिन सितार से एक ऐसा लगाव जुड़ा हुआ है क्योंकि पूरा फैमिली इस चीज़ से, लाइक दादाजी हैं, पिताजी हैं, फिर मेरा बारी आता है। तो आप इस परंपरा के वाहक बनेंगे? जी बिल्कुल, मतलब इस लेगेसी को आगे ले जाएंगे? जी बिल्कुल। वेरी गुड। तो ये कृष्णा थे, और कृष्णा जैसे युवा, मैं बिल्कुल कहूँगी अभी ये किशोर है, युवा तो नहीं है, अब उस उम्र के दौर में है जब ये दूसरे युवाओं के लिए प्रेरणा स्रोत बन सकते हैं। हम ये मान के चले कि अगर हम ये ठान लें मन में कि हमें कुछ सीखना है, हमें कुछ जीवन में पाना है, तो समर्पण ही एकमात्र रास्ता है और डेडिकेशन ही एकमात्र रास्ता है। कृष्णा उस रास्ते पे चल रहे हैं जहाँ ये पढ़ाई भी कर रहे हैं, पढ़ाई के साथ साथ स्पोर्ट्स भी खेल रहे हैं और साथ साथ इस लेगेसी को भी आगे बढ़ा रहे हैं, जो कि एक समृद्ध घराने की परंपरा से गुरुजी से आती है। गुरुजी, एक सवाल आपसे है कि संगीत में जो आप वादन कर रहे हैं, गायन भी कर रहे हैं लगातार, उसको एक नए स्टाइल में कर रहे हैं, लय और ताल का कितना महत्व है? इसमें लय ताल का बहुत महत्व है, क्योंकि संगीत हमारा जो है लय ताल से संबंध उसका है। अगर हम बेताला बजाएंगे तो सुनने वाले को भी अच्छा नहीं लगेगा, क्योंकि आज के ज़माने में सुनने वाले लय ताल को भी देखते हैं, स्वर को देखते हैं। तो इसलिए अगर हम बेसुरा बजाएंगे, बेताला बजाएंगे, तो वो लोग कहेंगे कि अच्छा नहीं बजाए। तो हमको लय और ताल का भी बहुत ध्यान देखना पड़ता है। तो हम जब भी संगीत करते हैं तो लय ताल के हिसाब से अपना करते रहते हैं। तबला वाले कभी कभी हमको अच्छा मिल जाते हैं, बहुत अच्छा बजाने वाले, और कभी कभी ऐसे तबला वाले मिल जाते हैं कि जो को लय घबरा जाता है। जी जी। तो हम लोग को दिक्कत पड़ता है, मगर कोशिश हम यही करते हैं कि अच्छा कलाकार हमारे साथ बजावे और लय ताल में हो, स्वर में हो, हमारा संगीत हो। बिल्कुल। तो देवव्रत जी से मैं अनुरोध करूंगी कि आप कुछ बजाएं बीच में। पहले पिताजी से, इनसे तो हमने सुन लिया है। इससे पहले कि हम कार्यक्रम समाप्त करें, हम एक राष्ट्र के नाम संदेश लेंगे, चूँकि आपको पद्मश्री मिला है सितार वादन के लिए, और मेरे ख्याल से ये बहुत अभिनव प्रयोग है मोदी जी, यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने आपको दिया है आपकी उपलब्धियों के लिए। क्या कुछ कहना चाहेंगे? राष्ट्र के नाम क्या संदेश है कुछ हमारे भावी पीढ़ी के लिए और कलाकारों के लिए? मैं पद्मश्री हमको जो मिला है, यह हमारे लिए बहुत गौरव की बात है, हमारे लिए बहुत बड़ा सम्मान है। प्रधानमंत्री जी ने, उनका संसदीय क्षेत्र भी है, यह है यहाँ पर बनारस में, तो उन्होंने जो यह सम्मान हमको दिया, वो अच्छे अच्छे कलाकारों के देख कर उन्होंने ये सम्मान दिया। क्योंकि हमारी जो साधना, तपस्या, इतना दिन से हम सितार बजा रहे हैं,
तो इतना दिन से जो हम सितार बजा रहे हैं वो साधना हमारी पूर्ण हो गई कि जो कि ये सम्मान हमको मिला है, और आगे कलाकारों को भी यह सम्मान और मिले, कलाकार भी उस तरह से रियाज करें, अपना साधना करें कि उनको भी ये सम्मान मिले। हमारे लिए यही गौरव की बात है, और हम भारत को, राष्ट्रपति जी को, प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद दे रहे हैं कि जो ये हमको सम्मान मिला पद्मश्री। तो चूंकि हम बातचीत का सिलसिला जारी रखे हुए हैं, हम पंडित जी से बातचीत कर रहे हैं, पद्मश्री अवॉर्डी हैं, हम देवव्रत जी से भी बातचीत कर रहे थे। इस बीच हमसे जुड़ रहे हैं कुछ विशेष अतिथि, पंडित जी के शिष्य हैं और दूर इटली से यहाँ आए हैं, उनसे ख़ास तौर से मुलाकात करने के लिए आए हैं। आप इस बात का अंदाज़ा लगाएं, इस बात का फ़क्र करें कि हमारे पंडित जी के शिष्य दुनिया भर में फैले हुए हैं, और सिर्फ भारत ही नहीं विदेशों में भी इनके संगीत का डंका बजा हुआ है। तो हम पॉलिस से बातचीत करेंगे, मारिया जी से बातचीत करेंगे, और एक और अतिथि हमसे जुड़ रही हैं, इमैनुएला। तो 3 अतिथि जो इटली से जुड़ रहे हैं और ख़ास तौर से पंडित जी से मिलने आए हैं, इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि इनके क्या थॉट्स हैं। पॉला, आई जस्ट वॉन्ट टू नो about what do you think about Pandit ji? Why you have think that you related with him? Actually, why only him? Why not other guru? yes, I got it. Yeah. Actually, I had felt in love with Indian music since the 70s, very, very much. It was really a great love for this music. And I had started studying it with Pandit Ravi Shankar, with some very great musicians. But somehow I needed a real father, how can you say, to put me in touch really with the depth of this culture. I needed a deep relation based not only on technique, on musical technique, but also on feeling. And that I felt with him. I think he's a real person, because he has in himself together the greatness of the great musician, but also the feeling of the person who has a great heart. Yes. And the joining between technique and heart is his greatness. And also I think the peculiarity of his of how he is as a person, as a human being, is great. And so I'm happy to have been his student. Yeah, that's great. So, Mario, would you like to tell something about the internal power of Indian music? What do you think that, how it's like, how can you define the Indian music? Would you like to say something? She speak only Italian. Okay, she cannot. I think you just give this answer in that shape. Sure. Do you think it is a power? You can. Pardon? How you relate like Indian music? Does it have a power or something like that? Yes. How you feel it like? Yes, I think that's a great power that Indian music has, because Indian music is not something based only on human mind. It's based also on human soul. Yeah. And it's the language of the soul, I could say. And It's a soul language, yes. right? It connects with the soul. It's great. I think you want to tell something in Italian, no problem. You can speak few words about Pandit Ji in Italian, no problem. Or either she can also speak. Di soltanto alcune parole in italiano su di lui. We Qualcosa have che ti Italian viene. listeners also. Ma la cosa che mi colpisce maggiormente è il rapporto tra la musica e il cuore che hanno loro due come figlio e padre, come maestro e allievo.
Cioè, è un feeling che va oltre ai limiti umani. That's great, great. I guess she's saying like she's feeling happy or something like. Yes, actually, ti senti felice quando senti questa musica, questa relazione? Mi si apre il cuore e dentro come una dimensione dell'amore più ampio, più vasto. You can explain that. She feels that her heart opens because of this kind of music, because of these the relation with these musicians, and she feels more wide, more open. More open. Yes. When she listens Guruji music, she gets more in with that. And that's not least, but last question for her. I'm just speaking in English and you have to translate. I think she can Okay. speak only in Italian, right? Yes. So, do you feel that, like, does she feel that Indian music, I mean, Indian soul actually dwells in music, in Shastriya music, in classical music? भारत की जो आत्मा है, क्या वो Yeah. संगीत में बसती है? Do you feel so? The soul of Indian music, it stays with in the India. The soul Stays of India inside of Indian music, yes. Tu percepisci nella musica indiana l'ispirazione l'ispirazione generale dell'India, della filosofia indiana? Assolutamente sì. La musica la presenta, porta questo pensiero, questa filosofia in modo completo, perché penetra, fa vibrare delle corde che solo la musica indiana rappresenta. Actually, she says that she feels this greatness of this message of India in Indian music, and she feels only Indian music can make some chords, some inner chords vibrate. Thank you. Thank you so much, Paul, for your precious time. Namaskar. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you, Paul. तो इसके साथ ही इस कार्यक्रम की समाप्ति होती है और हम ये उम्मीद करते हैं कि ऐसी कई पीढ़ियां इस संगीत के, वादन के और गायन के क्षेत्र में आती रहें और बनारस की समृद्ध परंपरा को यूं ही सदियों तक आगे बढ़ाती रहें। बहुत बहुत आभार, आपने हमें समय दिया। धन्यवाद, आप लोग आए, बड़ा अच्छा लगा। बहुत हमें भी अच्छा लगा मिलके, और आप इस देश की अमानत हैं, इस राष्ट्र की अमानत हैं, और लोग हमारे जरिए आपको सुन रहे हैं। अच्छा लगा। आप भी हमारे देश की अमानत है। हम लोग तीनों पीढ़ी बजाए हैं, ये बनारस के लिए बहुत गौरव की बात है, और बड़ा अच्छा लगा आप लोग का। बहुत अच्छा लगा हमें भी। आज हम एक संगीत के सम्राट से मुलाकात कर रहे थे और दर्शकों तक आपकी बात पहुंचा रहे थे। धन्यवाद। थैंक यू।